नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्धसत्य। देश में निजी अस्पतालों के खिलाफ पिछले हफ्ते के एपिसोड के बाद आप दर्शकों की जो प्रतिक्रिया रही उसने इस बात का एहसास कराया कि आम आदमी तो छोड़िए, बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी इन अस्पतालों ने बर्बाद कर दी है। आखिर अस्पतालों के अंदर क्या होता है जानते हम सब हैं, लेकिन क्यों होता है और कैसे होता है आज आपको मैं बताऊंगा। सैकड़ों की तादाद में आपके मैसेजेज और अपनी कहानियां इस बात की गवाही हैं कि समूचे देश का रोना एक सा है। अस्पतालों की धांधली एक सी है, मरीज की मजबूरी एक सी है, उसके साथ नाइंसाफ़ी भी एक सी है और अस्पतालों का कुछ नहीं बिगड़ता यह भी एक सा है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की धांधली कब तक? प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ लड़ने में हर बार मरीज ही क्यों हारता है? अस्पतालों को लोकल प्रशासन के साथ ऐसी कौन सी साठगांठ होती है कि तमाम तरह की धांधली और धतक्रम करने के बावजूद उनके खिलाफ कुछ नहीं होता? टेस्ट और दवाइयों के नाम पर जो लूट है, जिसकी कलई आज मैं इस शो में उतारूंगा, वह क्यों चल रही है? अगर सब जगह आम आदमी ही हारेगा तो फिर उसकी लड़ाई कोई ना कोई तो लड़ेगा। आप यही मान लीजिए कि इंडिया न्यूज़ उसी युद्ध को अपना अभियान बना चुका है। पिछले एपिसोड के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने अपने साथ हुए धोखे, धांधली और नुकसान की जो कहानियां भेजी, उनसे ये साफ है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने स्थानीय स्तर पर एक ऐसा गैंग बना लिया है जो अपने आप में एक बड़ा सा नेक्सस है। आप दरवाज़ा खटखटाएंगे, उसने उससे पहले ही अस्पताल को बचाने की सुपारी ले रखी है। क्या नेता, क्या स्थानीय प्रशासन या पुलिस, सीएमओ, लोकल अथॉरिटी, इनकम टैक्स वाले सब आपकी नहीं सुनते। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि व्यवस्था में सारे लोग ऐसे नहीं हैं। हाँ, ज़्यादातर ज़रूर ऐसे ही हैं, वरना प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हर जगह मनमानी नहीं चलती। ये सवाल मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूँ और ये बड़ा है, बुनियादी है, देश के हर आदमी से इसका सरोकार है। मैं कुछ ऐसे केस आपके सामने रखना चाहता हूं और ये वो लोग हैं जिन्होंने अर्धसत्य के पिछले एपिसोड के बाद उनके साथ जो गुजरी उसको साझा किया है। तस्लीमा नसरीन के बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी किताब लज्जा से दुनिया भर में चर्चा में आई तस्लीमा बांग्लादेश की लेखिका हैं और लंबे समय से कोलकाता में रहती हैं। अपोलो अस्पताल की भयानक कहानी शीर्षक से तस्लीमा ने कई ट्वीट्स किए हैं। वे लिखती हैं, मेरे साथ ज़बरन हुए हिप रिप्लेसमेंट और फर्जी इम्प्लांट के कॉम्प्लिकेशंस के चलते मैं मर रही हूँ। ऑपरेशन से पहले ना तो एक्सरे, ना सीटी स्कैन और ना ही इम्प्लांट मुझे दिखाया गया। बाद में डिस्चार्ज समरी के साथ फर्जी एक्सरे और सीटी लगा दिया गया। इम्प्लांट का कोई स्टिकर नहीं था। यह अपराध है। आप समझिए कि रोना किसका है? तस्लीमा नसरीन का, जिनको देश के प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी जानते हैं और कई मौक़ों पर वे ममता बनर्जी के साथ मंच पर दिखती रही हैं। वे तस्लीमा नसरीन एक बड़े अस्पताल पर अपने साथ हुए फर्जीवाड़े के बारे में लिख रही हैं। ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको लेकर के आरोप लगा रही हैं। अगले एपिसोड में हम अपोलो अस्पताल से सवाल ज़रूर पूछेंगे कि तस्लीमा नसरीन के साथ जो हुआ उसका गुनहगार कौन है। तस्लीमा आगे लिखती हैं कि डिस्चार्ज समरी कहती है कि अस्पताल ने स्ट्राइकर कंपनी का इम्प्लांट लगाया, स्ट्राइकर कंपनी का, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। यही इम्प्लांट लगा, इसके बारे में कोई सबूत नहीं, कोई डब्बा नहीं दिखाया, कोई नंबर नहीं, स्टिकर तक नहीं, जबकि यह ज़रूरी होता है कि समरी रिपोर्ट के साथ यह सब अटैच किए जाएं। इसका मतलब है कि ख़राब क्वालिटी का इम्प्लांट लगाया गया जो नहीं चल सका। अपनी कई ट्वीट्स के जरिए अपोलो अस्पताल पर तस्लीमा नसरीन गंभीर आरोप लगाती हैं और आगे वे कहती हैं कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन के चलते मैं जिस दूसरे अस्पताल में आई हूं वह मेरे संक्रमित इम्प्लांट को शायद निकाल दे। भारत में ज़्यादातर डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन कुछ बेईमान और लालची डॉक्टर मरीज को मार डालते हैं। ये रोना है तस्लीमा नसरीन का। अर्धसत्य के पिछले एपिसोड के बाद तस्लीमा नसरीन की तरह ही कई ऐसे लोग जो समाज में ठीक जगह रखते हैं, प्रतिष्ठा है, पैसा है, मगर अस्पताल के मारे हुए हैं,
उन लोगों ने अपने 7वें हादसे को लिखा। मैं अपने इन 2 दशकों के कुछ सवाल इसलिए उठा रहा हूं ताकि आगे इस शो में जब हम अस्पतालों के गोरख धंधे की पोल खोलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसा लोगों के साथ क्यों होता है, इसके पीछे का खेल क्या है। ये आपके सामने स्क्रीन पर राघवेंद्र राव हैं। इन्होंने अपनी तस्वीर के साथ ट्वीट भेजी है। तस्वीर से साफ है इनके दोनों पैर काटे गए हैं और इसको राघवेंद्र डॉक्टरों की लापरवाही कहते हैं। वे लिखते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस के चलते 20 साल से लड़ रहा हूं और आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा हूं। सोचिए, एक आदमी 20 साल से लड़ रहा है और यह लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही है। जिंदगी तबाह हो गई मगर इसकी सजा तय ही नहीं हो रही है। इसी सिस्टम को हिलाना और बदलना जरूरी है। सामने डॉक्टर HP वर्मा का ट्वीट है। HP वर्मा लिखते हैं कि मैं एक रिटायर्ड वेटनरी सर्जन हूं। थोड़ी सी तकलीफ थी मगर ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत वैसे नहीं थी। अहमदाबाद के शैल्बी हॉस्पिटल के डॉक्टर विक्रम शाह ने कहा कि नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, आप 24 साल के नौजवान की तरह फिट हो जाएंगे। और मेरा नी रिप्लेसमेंट कर दिया गया। उस आदमी ने मुझसे 5 लाख रुपए ऐंठे और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर अस्पताल और डॉक्टर का नाम मैं ले रहा हूं तो उस आधार पर कि यह शिकायत एक मरीज की है जो आई है। अगर अस्पताल और डॉक्टर चाहेंगे तो उनकी राय भी इंडिया न्यूज़ रखेगा। यह एक आदमी की ज़िंदगी की तबाही की कहानी है, इसलिए डॉक्टर HP वर्मा के साथ जो हुआ उसको रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जो वो लोग हैं जो सताए हुए हैं, भोगे हुए लोग हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि पेशेंट राइट्स चार्टर में मरीजों के अधिकार दिए हुए हैं और वे कानूनी हक हैं, मगर उनकी जानकारी नहीं होने के चलते या फिर अस्पतालों की कार्रवाई करने वाले सभी विभागों से साठगांठ के चलते मरीजों को इंसाफ नहीं मिलता। अभी जो मामले हमने देखे सुने उनके पीछे यही कारण है। अरसत्य के लिए एक पिता ने अपना दर्द साझा करना चाहा तो हमने उनसे संपर्क किया, उनको अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया। उनके साथ जो हुआ उसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। आप सुनिए उनको। मेरा नाम हिमांशु सिंघल है और मैं अशोक विहार दिल्ली में रहता हूं। 5 फरवरी 2020 को मैंने अपने 2.5 साल के बेटे को सिंपल लूज मोशंस की समस्या के चलते मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग डॉक्टर सतविंदर कपूर पेडियाट्रिशियन के सुपरविजन में एडमिट किया। बच्चा रूटीन कंडीशन में एडमिट हुआ, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी और फर्स्ट डे उसका ट्रीटमेंट भी ठीक चला। सेकंड डे वो इम्प्रूव हो रहा था और 1-2 दिन में वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाता। लेकिन डॉक्टर सतविंदर कपूर पेडियाट्रिशियन और डॉक्टर हर्षवर्धन सर्जन, इन दोनों ने मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग के साथ मिलकर एक प्लानिंग करी कि किस तरह से बच्चे के स्टे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया जा सके, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकें और मेडिक्लेम लिमिट को एग्जॉस्ट कर सकें। इन्होंने एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दवाई जिसका नाम मूविकॉल है, जो कि लूज मोशंस को बढ़ाने के लिए यूज़ करी जाती है, वो प्रेस्क्राइब करी। ये दवाई सिर्फ ओरल रूट से यानी मुंह के जरिए ही दी जा सकती है। इन्होंने एक तो गलत दवाई चूज करी अपने लालच की वजह से, दूसरा इस हॉस्पिटल ने इस दवाई को मेरे बच्चे को ओरल की जगह इंट्रावीनसली चढ़ा दिया, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। इसके चलते बच्चे को इमीडिएटली सीवियर डिहाइड्रेशन स्टेट में वो चला गया और शॉक स्टेज में चला गया। फिर अस्पताल ने और डॉक्टर ने अपने आप को बचाने के लिए ये झूठ बोला कि आप मैक्स साकेत में बच्चे को ले जाइए और वहां पे लीवर ट्रांसप्लांट करवा लीजिए और बच्चा बच जाएगा। जाहिर है मृत अवस्था में कोई लीवर ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता और बच्चे की मैक्स साकेत में डेथ हो गई। इस पिता की बात को यकीन आप मान लें
तो उसके बेटे की हत्या हुई एक तरीके से। जिस पिता ने अपनी औलाद अपनी आंखों के सामने खोई हो और उसे इस बात का पूरा यकीन हो कि अस्पताल पैसे की हवस के चलते उसकी औलाद की जान ले बैठा, तो वह लड़ेगा। मगर यह पिता भी बाज नहीं आया, लड़ा। इस लड़ने में उसको कितना झेलना पड़ा, आपको सुनना चाहिए। अपने बच्चे के लीगल मेडिकल रिकॉर्ड्स की डिमांड करी। इन्होंने मेरे को पहली बार 36 पेज दिए, मैंने देखा कि वो इनकम्प्लीट है। फिर सेकंड टाइम इन्होंने 88 पेजेस दिए, मैंने फिर चेक करा कि वो इनकम्प्लीट हैं। फिर इन्होंने 155 पेज दिए, फिर 170, फिर 190। इस तरह से ये मेडिकल रिकॉर्ड्स, फर्जी मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाते गए और मुझे सप्लाई करते गए। मेडिकल रिकॉर्ड्स इन लोगों ने खुद ही बनाने होते हैं, तो ये आसानी से मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाते गए और सप्लाई करते रहे। हॉस्पिटल ने बाउंसर्स एम्प्लॉय कर रखे हैं। जब मैं मेडिकल रिकॉर्ड्स लेने जाता था तो बाउंसर्स मेरे को ऐसे घेरते थे जैसे मैं कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स लेने नहीं आया, कोई वहां पे किसी का मर्डर करने आया हूं। मेरे को मेडिकल रिकॉर्ड्स देने में इतनी हरेसमेंट इन लोगों ने करी है जो मैं बयान नहीं कर सकता। यहां तक कि इन्होंने, यह एक आदमी की लड़ाई या तकलीफ नहीं है। सिर्फ एक आदमी ने अपनी औलाद नहीं खोई है, बल्कि एक आदमी उदाहरण है, नमूना है। इस देश में इस तरह के लाखों लोगों का, लाखों लोगों के साथ ऐसा होता है, इसलिए एक आदमी को मैंने उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखा। यह सब सुन करके जो आदमी ये बोल रहा है, हम सबों को हैरत नहीं हो रही होगी। मैं जानता हूँ हम में से हर किसी ने ऐसा होते हुए देखा होगा या फिर खुद झेला होगा। जिसका 2.5 साल का बेटा जो 3-4 दिनों में डिस्चार्ज हो सकता था, वह कभी घर नहीं लौट सका। उस पिता की लड़ाई ने अस्पताल के अपराध को बेनकाब कर दिया। इलाज 2.5 साल के लड़के का हो रहा था और अस्पताल ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उनमें डॉक्टर यूटेरस रिमूवल का प्लान बना रहे थे, जैसे उन्होंने किसी महिला का ऑपरेशन नहीं किया था, बल्कि एक बच्चे का नहीं किया था, एक महिला का किया था, ऐसा लग रहा है। सुनिए आप। मेडिकल रिकॉर्ड्स में 2 जगह यूट्रस रिमूवल सर्जरी की प्लानिंग का भी जिक्र किया है। बच्चा मेरा लड़का था, यूट्रस का तो सवाल ही नहीं उठता, और ऐसा इन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड्स में लिख कर दिया है। तो ये जो मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, डॉक्टर सतविंदर कपूर और डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने सिर्फ अपने लालच के लिए, अपना बिल बनाने के लिए, जान करके, ये जानते हुए कि बच्चा सिंपल लूज मोशंस में एडमिटेड है और लूज मोशंस बढ़ाने की दवाई तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती, लेकिन इन्होंने ये काम इसलिए किया कि कुछ पैसे इनके बन जाएंगे, और इसके चलते बच्चे की जान चली गई। ये केस अगर अमेरिका में होता तो इसे 2nd डिग्री मर्डर कहा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में इसे एक नेग्लिजेंस का नाम लेके सब लोग भूल जाते हैं। अस्पताल और डॉक्टरों का मारा यह आदमी 100% सही बात कह रहा है। हमारे यहाँ इंसान की जान की कीमत धांधली, साठगांठ, लूट खसोट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। आप देखिए कि एक पिता अपने बच्चे के इलाज के सारे दस्तावेज मांग रहा है तो अस्पताल कितने तरह के फरेब करता है, जबकि उसका यह कानूनी अधिकार है। पेशेंट राइट्स चार्टर का पॉइंट 2 कहता है कि हर मरीज और उसकी देखरेख करने वाले को केस से जुड़े पेपर्स, इंडोर पेशेंट रिकॉर्ड्स, जांच रिपोर्ट्स की कॉपी हासिल करने का पूरा अधिकार है। फोटोकॉपी की रकम चुकाकर वह आदमी अपने सारे रिकॉर्ड्स अस्पताल से ले सकता है। लेकिन अभी आपने देखा कि एक पिता अपने ही बेटे के रिकॉर्ड्स के लिए कितना लड़ा। यहाँ मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि, और बहुत उम्मीद के साथ कह रहा हूँ, अपील है कि सभी अस्पतालों के बाहर पेशेंट राइट्स चार्टर एक बड़े बोर्ड पर लिखा जाए। अस्पतालों के रिसेप्शन और मरीजों के वेटिंग लाउंज में भी मोटे मोटे बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बोर्ड पर पेशेंट राइट्स चार्टर के सभी 17 पॉइंट्स लिखे जाएं।
ताकि हर आदमी पढ़ करके अपने अधिकारों के बारे में जान सके। अगर आप पेशेंट राइट्स चार्टर किस अस्पताल में ढूंढेंगे तो वह किसी कोने में छोटे से बोर्ड पर मुश्किल से पढ़े जाने वाले अक्षरों में आपको टंगा हुआ मिलेगा। ये फरेब है और अस्पतालों की अंधेरगर्दी का नमूना है। अस्पताल सबसे बड़ी धांधली कहाँ करते हैं? 2 जगहों पर, एक दवाओं में और दूसरा टेस्ट में। इन दोनों खेल को, या ये कहीं कि लूट के हथियार को समझते हैं, खेल के अंदर चलते हैं। मगर आप अपने अधिकार को भी जरा जानते रहिएगा। अगर मैं अस्पतालों की ज्यादती और लूट के 1000 केस आपके सामने रख दूं और ये नहीं बताऊं कि ऐसे मामलों में मरीज का अधिकार क्या था या क्या है, कानून उसके हक में क्या कहता है, तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए हमारे देश के हर आदमी का मरीज के अधिकार को जानना जरूरी है। पेशेंट राइट्स चार्टर में 17 पॉइंट्स हैं और इसका 11वां पॉइंट कहता है कि डॉक्टर या अस्पताल के द्वारा जो दवा बताई जाएगी उसको मरीज या उसकी देखरेख करने वाला अपनी मर्जी से किसी भी रजिस्टर्ड फार्मेसी से खरीद सकता है। सुनिएगा गौर से, रजिस्टर्ड फार्मेसी से कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। जब डॉक्टर या हॉस्पिटल कोई जांच करने की सलाह देते हैं तो मरीज या उसकी देखरेख करने वाला किसी भी रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर या लेबोरेटरी को चुनकर टेस्ट करवा सकता है। मगर ऐसा होता नहीं और ना अस्पताल आपको ऐसा करने देता है। दवा खरीदने आपको बाहर जाने नहीं देगा और ना ही बाहर की जांच को वो मानेगा। ये कानून का उल्लंघन है, मगर यही चलता है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन इसकी धज्जियां उड़ती हैं। दवाओं का खेल गजब का है। अस्पताल उन कंपनियों की दवाइयां लेते हैं जिनका मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि MRP हो। अब कोई ड्रग है यानी कि किसी कॉम्पोजिशन का सॉल्ट, उसको कई तरह की कंपनियां बनाती हैं। अस्पताल देखते हैं कि सबसे अधिक MRP किसका है और मार्जिन सबसे ज़्यादा किस पर मिलेगा, उसको चुनते हैं। जैसे मान लीजिए एक दवा कंपनी है, उसने बुखार की एक दवा बनाई। दवा बनाने में उसको 1 रुपये की लागत आई। जब वो अस्पताल के पास जाएगी कंपनी, तो आप यहाँ मेरी दवा प्रिस्क्राइब करो और फार्मा स्टोर पर रखो, यह कहेगी। यानी कि अस्पताल वो दवा अपना ले। अस्पताल कहता है कि कितने में दोगे, कंपनी कहती है कि 1.5 रुपये में, यानी कि 50 पैसे के मार्जिन पर। फिर अस्पताल पूछता है कि MRP क्या रखोगे, तो कंपनी कहती है कि आप बताओ। अस्पताल देखता है कि उसको सेम ड्रग की किसी दवा पर 5 रुपये बच रहे हैं, तो ये कंपनी आई है तो इसे 5.5 रुपये तो बचना ही चाहिए। अस्पताल कहेगा कि कितने में दोगे, कंपनी कहती है कि आप बता दो। अब रेट का खेल देखिए। दवा कंपनी को दवा पर लागत आई 1 रुपया, उसने आगे अस्पताल को 1.5 रुपये में बेची, यानी 50 पैसे कमाए। अस्पताल ने उससे MRP 7 रुपये लिखवाया क्योंकि उसको अब 5.5 रुपये का मुनाफा लेना है। तो 1.5 रुपये पर खरीदी गई दवा 7 रुपये पर अस्पताल के जरिए बेची जा रही है। सेम ड्रग की मेडिसिन किसी दूसरी कंपनी की अगर हो तो बाहर 3 रुपये में भी आपको मिल रही होगी। दुकान रजिस्टर्ड फार्मा की ही होगी जैसे सरकार कहती है। अस्पताल तब भी आपको उसे लाने नहीं देगा, अगर ले आए तो मरीज को देने नहीं देगा। अपना कानून आप जानिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि अस्पतालों की धांधली के खिलाफ अगर कोई हथियार मजबूत है तो आप ही हैं। अब मैं आपको एक खेल समझाता हूं। एक इंजेक्शन है, उसका नाम है मेरोपेनेम। अगर आप इस इंजेक्शन को लेने के लिए बड़े अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ जो दाम होगा उससे कहीं कम दाम पर यह इंजेक्शन आपको बाहर में मिल जाएगा। कंपनी अलग अलग हो सकती है लेकिन मामला तो कॉम्पोजिशन का है, सेम कॉम्पोजिशन की दवा है। अगर सेम केमिकल कॉम्पोजिशन की दवा है तो मैं सस्ता वाला ले आऊँगा। ज़रूरी तो नहीं मेरे पास भी उतना ही पैसा हो जितना किसी दूसरे मरीज़ के पास, मगर आप अस्पताल में हैं तो वही इंजेक्शन लेंगे जो वह देगा, यानी कि महंगी वाली, क्योंकि उस पर मार्जिन अधिक मिल रहा होगा उसको। तो मेरोपेनेम लेने के लिए इंडिया न्यूज़ की रिपोर्टर आरजू गई और उन्होंने एक अस्पताल के अंदर यही इंजेक्शन खरीदा और वही सेम कॉम्पोजिशन का इंजेक्शन बाहर खरीदा। क्या फ़र्क था आप देखिए।
किस तरीके से लोगों के साथ अस्पतालों में लूट का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, इसकी पड़ताल करने के लिए मैं एक हॉस्पिटल के अंदर से मैंने एक दवाई खरीदी और वही दवाई मैंने हॉस्पिटल के बाहर एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर से खरीदी। मैं आपको बिल दिखाती हूँ। ये हॉस्पिटल के अंदर से जो मैंने दवाई खरीदी है वो 858 की है और वही दवाई जब मैंने बाहर के एक नॉर्मल से मेडिकल स्टोर से खरीदी तो वो दवाई मुझे 600 की मिलती है। तो यानी कि ये जो डिफरेंस है 258 का, भले ही वो डिफरेंस कुछ खास ज़्यादा नहीं है लेकिन एक आम आदमी के लिए ये अच्छा खासा डिफरेंस बना देता है। जब वो दवाई लेने जाता है अगर 10 रुपये भी कम होते हैं तो उसको दवाई नहीं दी जाती है। तो किस तरीके से ये अस्पतालों में खेल चल रहा है कि इतने ज़्यादा, मतलब अगर आप हॉस्पिटल, और ये भी रिस्ट्रिक्शंस होता है कि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर है तो आपको हॉस्पिटल की ही दवाई लेनी होती है। तो इस तरीके से जो खेल चल रहा है इसकी पड़ताल मैंने आज हॉस्पिटल से की है। आरजू ने जो दोनों दवाएं खरीदी इंजेक्शन, वो अब स्टूडियो में मेरे पास है और मैं आपको कुछ बारीक और ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। इन दोनों दवाओं का बिल भी मेरे पास है। ये दवा अपोलो फार्मेसी की है और ये आई है 858 रुपये में। सेम दवा है, आप देख लीजिए मेरे पेन में। ये दवा 858 की आई है, अस्पताल के भीतर अपोलो फार्मेसी की है। बाहर ये आयुष हेल्थ केयर सर्विसेज, दवा वही है, नाम मेरे पेन में। और यह, इस पर रिटेल प्राइस है 710 रुपये, लेकिन इस दुकानदार ने दिया 600 रुपये में। यानी कि 710 रुपये एमआरपी के बाद भी उसने 110 रुपये कम किए और 600 रुपये में बिना कुछ कहे दे दिया। बिना कुछ कहे अस्पताल अपनी एमआरपी से फूटी कौड़ी नीचे नहीं करता है। अगर ये 858 एमआरपी लिखवाया हुआ उसने दवा कंपनी से तो 858 में ही हमको आपको देगा। और वही दवा बाहर से एमआरपी 710 रुपये है लेकिन मिल रही है, ये इंजेक्शन मिल रहा है 600 रुपये में। अब आप ये समझिए कि 600 रुपये और 858 रुपये, 258 रुपये का मार्जिन है। एक दवा पर 258 रुपये का मार्जिन है 140 करोड़ के हिंदुस्तान के भीतर। अब एक आंकड़ा हिसाब मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक इंजेक्शन है जिसका दाम दूसरी कंपनी के इंजेक्शन से कितना है, 258 रुपये ज़्यादा है। मान लीजिए उस अस्पताल, जो महंगा अस्पताल है जहाँ से इंजेक्शन लिया गया, इतने बड़े देश में रोज़ सिर्फ ऐसे ही देश भर में अस्पताल जो हैं 10,000 मरीजों को यह इंजेक्शन लिखते होंगे जो 258 रुपये ज़्यादा की है। जाहिर है खरीदा जाएगा। 258 गुना 10,000 पेशेंट्स कितना होता है, 25,08,000 रुपये रोज़। महीने के 75,24,000 और साल के कितने, 9 करोड़ 2 लाख। एक दवा जिसका मार्जिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ इस दवा से ये 258 रुपये है, लेकिन इसके भीतर जो 858 है इसमें पता नहीं और कितना मार्जिन अस्पताल के पास होगा। ये सिर्फ इन दोनों दवाओं के अंतर को मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो लाजमी है कि यह जो 9 करोड़ 2 लाख रुपए वो कमा रहा है। मैंने कहा कि 10,000 लोगों को देश में नहीं लगा, 5,000 लोगों को लगा। एक दवा पे 4.5 करोड़ कमा रहा है कौन, अस्पताल। इसको जो बड़ा हिस्सा है इस मार्जिन का, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस दवा कंपनी ने तो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उस पर एक मार्जिन रख करके अस्पताल को दे दिया और उससे एमआरपी के बीच में क्या अंतर है कोई नहीं जानता। अस्पताल ने कितने पे दवा ली है और अस्पताल एमआरपी पर बेच रहा है, यह पूरा मार्जिन जो है यह खेल अनोखा है, अद्भुत है। अस्पताल कमा रहा है क्योंकि यह जो मार्जिन का हिस्सा सबसे ज़्यादा अस्पताल के पास है। उसने दवा 858 रुपये की 250 रुपये पर भी ली होगी, हो सकता है, या इससे भी कम पर, और एमआरपी लिखवाई 858। आप देखें कि वही दवा कंपनियां फल फूल रही हैं जो अस्पतालों को ज़्यादा मार्जिन देती हैं, एमआरपी ज़्यादा लिखती हैं दवाओं के ऊपर। और एमआरपी पर भी मार्जिन एक कोई दुकानदार देता है, कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं था। सिर्फ मेरी रिपोर्टर गई, उसने दवा मांगी, उसने दवा दी और उस पर उसने मार्जिन छूट दे दी। इसके बाद वहाँ कोई रियायत नहीं है। कुछ ब्रांडेड और बड़ी कंपनियां अपनी लागत और एमआरपी में मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं रखती हैं, तो उनको बाज़ार में बस अपने नाम पर टिकने की चुनौती होती है, क्योंकि वो मार्जिन नहीं दे सकती। वो एक पैटर्न के साथ काम करती हैं, कुछ नियम के साथ काम करती हैं। वैसे समाज सेवी जो लोगों की लड़ाई लड़ते हैं उनको यह खेल बाकायदा और बखूबी पता है। हॉस्पिटल का एक जो मैंने बताया है कमीशन का जो खेल है, इनकी सिलेक्टेड कंपनियों से कमिटमेंट रहता है। सिलेक्टेड कंपनियां इनको
बहुत बड़ा कमीशन पे अपनी दवाइयाँ उपलब्ध कराती है। अधिकतर हॉस्पिटल में आप देखिए कि जो हॉस्पिटल बड़ा है उसके खुद का एक मेडिकल अपने हॉस्पिटल में खोल रखा है। यदि आप उस मेडिकल से दवाई लेंगे तो वो हॉस्पिटल वाले उस दवाई का उपयोग करेंगे और दबाव बनाते हैं कि आप इन हॉस्पिटलों से ही, आप मेडिकल से अगर दवाई लेंगे तो इसका इलाज करेंगे और नहीं बाहर की दवाई गोली हम यहाँ पर उपयोग में नहीं लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा खेल कमीशन का है। जो कमीशन वाले लोग हैं वो इस प्रकार का दबाव बनाते परिजन पे, यदि हमारे से आपको दवाई गोली लेंगे तो ही आपके पेशेंट का इलाज होगा। तो ये सबसे बड़ा खेल है कमीशन का। अंधाधुंध पैसा पीटने की हवस ऐसी है कि हॉस्पिटल ना कानून की परवाह करते हैं, ना इंसानियत की फिक्र रहती है उनको, और ना मरीज के साथ किसी तरह की मुरव्वत करते हैं। शो की शुरुआत में दुनिया की जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन का दर्द मैंने आपसे साझा किया कि कैसे वे कह रही हैं कि मेरे साथ अन्याय हो गया। एक अस्पताल ने उनका हिप रिप्लेसमेंट किया, मगर तस्लीमा नसरीन के मुताबिक उन्हें घटिया इम्प्लांट लगाया गया, क्योंकि अस्पताल ने ना तो डिब्बा दिखाया, ना कोई जेन्युइन बिल दिया और ना ही कोई स्टिकर था। लिहाजा इम्प्लांट चला नहीं और वो कई तरह की कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो गई। और इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से वो बहुत परेशान हैं, कह रही कि मैं मर रही हूँ। इस तरह की बेपरवाह लापरवाहियों का कारण ये है कि हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट या पेस मेकर के मामलों में डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते, बल्कि अस्पताल के साथ कंपनियों का अपना एक टाई अप होता है, और वो टाई अप इस आधार पर होता है कि अस्पताल को कितना फ़ायदा होता है। इसलिए डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं अस्पताल वो नहीं मंगाता, अस्पताल वो मंगाता है जो उसके लिए ज़्यादा मुनाफेदार होता है। ऐसे में दोयम दर्जे के इम्प्लांट या पेस मेकर को ये लगा देते हैं। आज उसका खामियाजा तस्लीमा नसरीन भुगत रही हैं, और पता नहीं इस देश में रोज़ कितने लोग अस्पतालों की लूट के लपेटे में क्या क्या गंवाते हैं। अल्ट्रासाउंड करा था, उसमें 7 mm की पथरी आई मेरी वाइफ के। तो मैंने सरकारी हॉस्पिटल में गया था, उन्होंने लंबी डेट दी, जिस कारण दिक्कत ज़्यादा होने लग गई। तो फिर मैं गया फोर्टिस हॉस्पिटल 100 फुटा रोड पे। तो मैंने वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद अगले दिन ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने 4 दिन में छुट्टी कर दी। उसके बाद मेरी वाइफ को हो गई दिक्कत ज़्यादा, जिसकी वजह से पीलिया होने लग गया। फिर मैं हॉस्पिटल दोबारा गया, हॉस्पिटल वालों ने ये बोला क्या कमजोरी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने ठीक है। फिर मैं उसके बाद दोबारा गया, उन्होंने पट्टी रिपेयर करने के लिए दोबारा बुलाते थे 3 हल चौथे दिन। फिर उसके बाद मैंने देखा दिक्कत ज़्यादा हो रही है। फिर मैं गया GTV हॉस्पिटल, जिन्होंने वहाँ से अल्ट्रासाउंड करा। उन्होंने बताया जो आपका ऑपरेशन हुआ है वो सही नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मेरी वाइफ को दिक्कत ज़्यादा होने लग गई। फिर मैं गया मोती बाग में डायरेक्ट एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने CT स्कैन करा। CT स्कैन में दिखाया कि यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो सकता, बड़े हॉस्पिटल जाएंगे। फिर उन्होंने सर ने हमें GV पंच भेजा। GV पंच जाने के बाद उन्होंने हमारा केस देखा। जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से इन्होंने ऑपरेशन करा वो हुआ गलत, जिसके कहा मेरी वाइफ को दिक्कत होने लग गई। पथरी आधी निकाल दी और आधी पेट में छोड़ दी, और उसके अलावा कोई नस काट दी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पीड़ित होने लग गई। कारण मैंने हर इधर उधर की ठोकरें खाई, पुलिस थाने, पुलिस चौकी, हर जगह मैंने अपनी कंप्लेंट दे लिखी है। कंप्लेंट को 1 साल हो गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं होती ही नहीं। सरकार को करना यह चाहिए कि ऐसी ज़रूरी चीज़ों और दवाइयों का दाम तय कर देना चाहिए, ताकि MRP और मार्जिन के खेल को रोका जा सके। यह बहुत ख़तरनाक बुरा धंधा है, जिसका खामियाजा आम आदमी उठाता है। किस किस तरह के लोग क्या क्या मुसीबत झेलते हैं, इससे अस्पतालों और कुछ डॉक्टर्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक गरीब आदमी के साथ जो हुआ उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और यकीन मानिए कि सुनकर मन आपका बेचैन हो जाए। वो कंप्यूटर हमें मैक्स अस्पताल है, वो नर्सिंग होम है, खन्ना नगर पुलिस चौकी के सामने। वहाँ है राजेंद्र डॉक्टर। उसने कहा ऑपरेशन करूँगा, रुपए लूँगा 75,000। 75,000 दे दिए वे। फिर 25,000 रुपये बाद में लिए मुझसे। 1 लाख रुपये इन्होंने ले लिया राजेंद्र डॉक्टर ने। और क्या सुपारिश मैं किसी की नहीं मांगता, 1 रुपया कम नहीं करूँगा, गारंटी से इलाज करूँगा। भाई जैसे इन्होंने मेरा ऑपरेशन करा, मेरे अगले दिन रात को नीचे से सारा सूज गया। मेरे पोते 1 किलो के हो गए सूज के। तीसरे दिन मवाद पड़ गई मेरे 4-5 जगह से। मैं चिल्ला रहा रातों को
फिर जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया मेरा तो मुझे भेज दिया इन्होंने गाज़ियाबाद। इनका डॉक्टर आए तो उसमें पटेल नगर में 50,000 रुपये उसने ले लिया और मुझे 19-20 का फ़र्क नहीं। फिर जो मेरे इंजेक्शन लगाए इन्होंने 10,000 mg के 14,000 mg के मवाद सुखाने के लिए मेरी आँखों में सूजन आ गई, मेरे खोपड़े में आँखों से हो गया अंधा। फिर मुझे रात को लड़के टेक बहादुर लेके गए 3-4 दिन के बाद में। उन्होंने कहा कि इसके इंजेक्शन तकड़े लग गए हैं, उसकी वजह से वरम आ गया आँखों में और सिर में। उसके बाद में फिर डॉक्टर अरशद है गिरी मार्केट में, उसको मैंने अपनी हालत बताई। मैं जब मुझसे 1,20,000 रुपये दोबारा मांग रहे, जिन्होंने ऑपरेशन करा वे नो कह रहे ऑपरेशन तेरा गलत हो गया, 1,20,000 और दे, दोबारा ऑपरेशन होगा तेरा। मैंने कह दिया भाई मेरे पास में तो इतने पैसे है नहीं, मैं कहाँ से लेकर आऊँ। मैंने डॉक्टर अरशद को अपनी बात बताई भी थी, मगर भी ऐसा करा मेरे साथ में। उसने मेरी मदद क्यों करी, दिल्ली से डॉक्टर बुला कर मेरा दोबारा ऑपरेशन करा। तो मैं टेलीविज़न पर ही देख रहा आज मेरा ऑपरेशन कर रहे, 1 अंगल का फासला था पूरा। जो मेरा ऑपरेशन कट मारा यहाँ सर होना था इधर से, नू मैं बेकार हुआ। इस देश के गरीब कमज़ोर आदमी के साथ अस्पतालों में ऐसा ही होता है। ठीक ठाक चल रहा जीवन बर्बाद हो गया। गलत ऑपरेशन के चलते और हाई पावर की दवाओं के चलते बेहिसाब कष्ट झेले, जोड़ गांठ कर रखे गए सारे पैसे खर्च हो गए और आंख से दिखना कम हो गया। आदमी अपने इंसाफ के लिए पुलिस थाना अफसर करता रहा और नतीजा वही निकला। थक हार कर ऊपर वाले के भरोसे बैठ गया। मैं एसपी के दौरे भी गया, कोतवाल के दौरे भी गया, चौकी इंचार्ज के भी दौरे गया। सब कहते चले आएंगे, हम कर देंगे, हम मदद करेंगे। किसी ने भी अभी तक कोई मेरी मदद नहीं करी। अब तो मैं आगे जाऊंगा और मैं तो बस मट्टी का तेल छिड़का आगे दे लूँगा। अपने आप में युवा है, मुझ पर कर्जे वाला सारा ब्याज का रुपया था मुझ पर। मैंने आपसे कहा था ना, अस्पतालों का बड़ा खेल 2 जगहों पर चलता है, एक दवाओं में और दूसरा टेस्ट में। दवाओं का गोरख धंधा आपको मैंने दिखाया, बताया। अब टेस्ट का सुनिए। मैं आपसे कुछ कहूँ उससे पहले आप उन लोगों को सुनिए जिन्होंने भोगा है। एक्चुअली आज से करीब 3 साल पहले सर मेरे एक लेफ़्ट नी में पेन था और मैंने 1-2 दिन के बाद फिर एक डॉक्टर को अप्रोच किया गाज़ियाबाद में। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सारे टेस्ट लिखवा दिए कि घुटने का दर्द है, नहीं ये भी चेक कर लेते हैं, कहीं कैल्शियम का कुछ कमी नहीं हो, या आपका एक बार D12 भी चेक करा लें और विटामिन्स के भी टेस्ट करवा लिए। लेकिन फाइनली भी ना वो रिपोर्ट्स आने के बाद भी किसी कंक्लूजन पे पहुँचे ही नहीं। उसके बाद भी फिर मुझे मेदांता में किसी को दिखाना पड़ा एंड सेम सिचुएशन वहाँ से हुई कि नहीं ये टेस्ट आपने बाहर से कराए हैं तो आपको दोबारा सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो फिर 15 से 20 हज़ार रुपये के टेस्ट उन्होंने मुझे दोबारा लिख दिए। लेकिन मेरी सिचुएशन वो 6 महीने तक सेम रही, घुटने का दर्द नहीं गया और ये सिचुएशन सबकी है सर। टेस्ट के पीछे तो लोग इतने ज़्यादा परेशान करते हैं ना, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी चले जाते हैं ना तो पर्ची लेकर ही इंसान घूमता रह जाता है। दर्द का जो चीज़ों को सॉर्ट आउट होना चाहिए वो इतना जल्दी हो नहीं पाता। बड़ा खेल होता है सर टेस्ट के साथ। मैं जितना आजकल जब एक बार टेस्ट कराने गए तो मेरी वहाँ पर एक्चुअली जो टेस्ट करने वाले थे उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग एक ही टेस्ट को कितनी बार हो जाते हैं। तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि मैडम ये टेस्ट तो इसलिए लिखते हैं कि ज़्यादा टेस्ट हो और डॉक्टर्स को भी उसमें कमीशन फिक्स्ड होती है। गीता गोयल कोई इकलौती तो है नहीं, हर आदमी इसी लपेटे में रहता है। इसका कारण है अस्पतालों का डॉक्टरों पर दबाव। वो ये कि आपको जो सैलरी दी जा रही है उसके मुकाबले 10 गुना ज़्यादा अस्पताल को कमाई तो होनी ही चाहिए। इसको भी ज़रा समझ लीजिए। एक डॉक्टर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो वह 8 घंटे की ड्यूटी तो करेगा ही, इसके बदले में उसका एक बंधा बंधाया वेतन है, मान लीजिए 2 लाख। तो उसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह कम से कम 20 लाख अस्पताल को कमवाए। इसके लिए उसके पास रास्ता क्या है? 2 रास्ते। एक तो वह तमाम टेस्ट लिखेगा जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनको कराना मरीज़ के लिए कहीं से भी लाजमी नहीं है, मगर करवाना इसलिए है क्योंकि उसको अपना मीटर अस्पताल के भीतर चलाते रहना है, बढ़ाते रहना है। सो रहा था, सोते मेरे दर्द उठा तो इतना दर्द का प्रेशर बन गया कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल वहाँ पहुँची तो मैंने कहा मेरे यहाँ दर्द है। उन्होंने कहा ये टेस्ट करा देते हैं। उन्होंने टेस्ट कराया, पेट का टेस्ट अलग करा दिया,
किडनी के टेस्ट अलग करा, बता दिया उन्होंने ये आपके टेस्ट होंगे, कहते हैं आपके सिर में भी हो सकता है, आप अपना सिटी स्कैन भी कराइए। तो बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं ये लोग, पर लेकिन था तो मेरे पथरी का, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इंजेक्शन लग जाता है तो मैं आराम मिल जाता है, इंजेक्शन लगा दो, लेकिन पहले उन्होंने मेरे सारे टेस्ट कराए हैं। मैंने वो टेस्ट जो कराए, मैंने रिपोर्ट उनकी आई, फिर जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था मैंने कहा कि सर ये मेरे और टेस्ट करें, उन्होंने कहा कि ये टेस्ट तो बेकार हैं, अगर आपके और कोई दिक्कत होगी तो नए सिरे से टेस्ट होंगे, हमें ये कह दिया गया दूसरे डॉक्टर से। इसीलिए आपका टेस्ट धड़ाधड़ होने लगता है और प्राइवेट अस्पताल में जाते ही डॉक्टर आपको लेकर के अचानक से कई तरह के टेस्ट लिखना शुरू कर देता है। डॉक्टर जो दूसरा काम करता है वो है आपको एडमिट करवाने का। कहने लगे कंडीशन ठीक नहीं है, एडमिशन नहीं हुआ तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, इसलिए एडमिट हो जाइए। और जब आप हो जाएंगे तो आपको और कितने दिन बढ़ा करके रखा जाए, अब इसका इंतज़ाम डॉक्टर करने लगता है, इसका रास्ता ढूंढने लगता है। मामला उसके मीटर का है, क्योंकि रिपोर्ट मर्ज बताती है। रिपोर्ट जो होती है वो मर्ज बताती है। अगर वो गंभीर बीमारी का सबूत दे रही है तो जाहिर है आपको इलाज तब तक कराना ही चाहिए जब तक रिपोर्ट नॉर्मल ना आ जाए और आप बेहतर महसूस ना करने लगें। एडमिशन का माजरा ये है कि अस्पताल दवा टेस्ट के खेल के साथ उन कमरों के किरायों से भी बहुत कमाता है जिनमें मरीज को रखा जाता है। अस्पतालों के पास होटलों की तरह अलग अलग कमरों के लिए अलग अलग रेट लिस्ट है। मैं आपके सामने दिल्ली के कुछ अस्पतालों का किराया रख रहा हूं, देखिए, और इसके साथ 5% जीएसटी भी आप जोड़ लीजिएगा। दिल्ली के बड़े अस्पतालों का जो मामला है उसमें एक आता है मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये साकेत में दिल्ली में। अगर आप इसमें इकोनॉमिकल प्राइवेट बेड में जाते हैं इसमें कई बेड लगे होते हैं तो 6,500 रुपये रोज़। शेयरिंग रूम अगर 2 लोग साथ है तो 8,500, सेमी डिलक्स 14,500, और अगर आप स्वीट में रहने चले गए तो 40,000 रुपये रोज़ आपको देने होंगे। जिसको 40,000 देने हैं वो तो ठीक है, लेकिन आम आदमी उसको कम से कम 6,000 तो देनी है। अगर आप इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आपको यहाँ इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल में जो रूम का रेट है वो 6,000 रुपये जनता प्राइवेट है। इसके बाद जो सेमी प्राइवेट है वो 9,800 रुपये। डीलक्स प्राइवेट रूम अगर लेने चाहते हैं आप तो 17,400 रुपये, और स्वीट में जाते हैं आप उसको अपनाते हैं तो 45,800 रुपये आपको देने पड़ेंगे 5% जीएसटी के साथ। ये मामला और आगे चला जाता है। इसी तरीके से दिल्ली का एक और बड़ा अस्पताल है मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पचपड़गंज। यहाँ इकोनॉमिक कैटेगरी का जो रूम है वो 6,000 रुपये में आपको मिलेगा। डबल बेड 2 पेशेंट हैं तो 8,000 रुपये, सिंगल डिलक्स रूम है तो 11,500 रुपये। ये अस्पतालों का रेट है, ये होटल के कमरों का रेट नहीं है। होटल भी से सस्ते होंगे। दिल्ली में एक और बड़ा अस्पताल है BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी। अगर आपका पाला अस्पताल से पड़ा है तो आप ये समझ लीजिए कि BLK में अगर आप शेयरिंग रूम में हैं तो 9,000 रुपये का, शेयरिंग रूम 9,000 रुपये का है। सिंगल रूम आप लेना चाहते हैं तो 14,000 रुपये। डीलक्स रूम के लिए आपको 18,000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आपको स्वीट चाहिए तो 33,000 रुपये। ये यहाँ का रेट है। आप ये समझिए कि एक और अस्पताल, उसका जिक्र पहले कर लूँ, सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के बड़े और प्रतिष्ठित अस्पतालों में से वो भी है। 4 बेड का वार्ड अगर है तो 5,500 रुपये आपको रोज़ाना देने होंगे। अगर 2 या 3 बेड का है तो 3,500 रुपये। अगर आपने सिंगल बेड में रहना स्वीकार किया है तो आपको 10,000 रुपये प्रतिदिन देने होंगे। डिलक्स रूम का किराया 13,200 रुपये है, और प्रीमियम स्वीट है तो 21,000 रुपये। ये 5 स्टार होटल्स नहीं हैं, अस्पताल हैं। मरीज जाता है इलाज के लिए, दुखियारा आदमी, कष्ट का मारा आदमी, उसके लिए होटलों से कहीं ज़्यादा महंगे कमरे हैं। आप देश के 5 सितारा होटलों में जाएंगे तो उनके कमरों का टैरिफ या किराया इन अस्पतालों के रूम के आगे कहीं नहीं ठहरता है। क्यों भाई, इतने पैसे क्यों लेंगे आप? चलिए मैंने मान लिया कि कुछ लोग लाट साहब होंगे जिनको अपना स्वीट और सुपर डिलक्स स्टेटस दिखाने के लिए चाहिए, मगर आम आदमी बेचारा आपके यहाँ कहीं कोने अतरे भी रहेगा तो 6,000 रुपये रोज़ देगा ही देगा। उसका काम चल ही नहीं सकता है। कहाँ से लाएगा वो?
मैं फिर कहता हूं कि अस्पताल हेल्थ सर्विस में आते हैं और सरकारों की तरफ से इनको काफ़ी रियायतें भी दी जाती हैं। ऐसे में इनके इस तरह मनमानेपन और कमाने के तौर तरीके पर लगाम लगनी चाहिए। एक बात आपको और बताऊं, अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है तो आप देखेंगे कि आपका ही टेस्ट और आपके ही कमरे का किराया इंश्योरेंस के मामले में कम हो जाता है। कारण जानते हैं? दरअसल इंश्योरेंस कंपनियां अस्पतालों के साथ एक रेट फिक्स करती हैं कि आपके यहाँ कमरे का किराया हम आपको इससे ज़्यादा नहीं देंगे, और इस टेस्ट का चाहे वो MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, कुछ भी है, आप लोगों से इतना लीजिए लेकिन हम आपको यही रेट देंगे, उससे ऊपर वो देती नहीं है। मगर अस्पताल इंश्योरेंस वाले मरीज को इसलिए भाव देते हैं क्योंकि इंश्योरेंस का जो उसका पूरा कोटा होता है वो अस्पताल खपा लेता है। आमदनी का एक तयशुदा जरिया है। कैश वाले आदमी को आप देखेंगे कि वो जल्दी भागना चाहेगा, लेकिन जिसका इंश्योरेंस है उसको भी जल्दी नहीं रहती और अस्पताल को लगता है कि आराम से उसका कोटा खाली कर लो, थोड़ा सा कम रियायत पे रेट पे है तो क्या हुआ, लेकिन ठीक है। इंश्योरेंस का खेल, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए रूम और टेस्ट का रेट, ये आपने देखा। खुद पैसा देने पर आपको क्या मिलता है? ज़्यादा दाम पर टेस्ट, ज़्यादा दाम पर कमरे। कुल मिलाकर निजी अस्पताल भारत में जैसे गरीब देश है इसका यहाँ के लिए भद्दा मजाक है, मरीजों को लूटने का अड्डा है, पेशेंट राइट्स चार्टर की धज्जियां उड़ाने वाली मशीन है, दवाओं के गोरख धंधे से लेकर के टेस्ट के तिकड़म तक और कमरों के बेमुरवत रेट से लेकर स्थानीय स्तर पर जो सरकारी सिस्टम है उसके साथ साठ गांठ तक ऐसी अंतहीन कहानियां हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ऐसे में ज़रूरी है कि आप और हम सब मरीजों के अधिकारों को लेकर जो कानून हैं उनको जानें। अस्पतालों की जाति के खिलाफ लड़ने वाले सोशल एक्टिविस्ट के साथ खड़ा हों, उनके हाथ मजबूत करें। मैंने जो ऊपर सरकार से निवेदन किया वह फिर मैं दोहराना चाहता हूं, ये कि पेशेंट राइट्स चार्टर अस्पतालों के ठीक बाहर और रिसेप्शन से लेकर के वेटिंग लाउंज तक बड़ी बड़ी स्क्रीन पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। और तीसरी बात यह कि दवाओं के खेल, बेवजह के टेस्ट और महंगे रूम रेंट पर लगाम सरकार को लगाना चाहिए। ये एक लिमिटलेस है, एक लिमिट होनी चाहिए। मुझे कमर दर्द है और मेरा ईको हो जाएगा, ECG होगा, क्यों? मुझे अस्पताल में इलाज लेना है तो मैं 8-10 बेड के वार्ड के लिए भी 5-6 हज़ार रुपये दूं, क्यों? इस देश का आम आदमी अस्पतालों का सताया हुआ है, उसको राहत चाहिए, और इस राहत को देने का सबसे मजबूत रास्ता एक है, वो ये कि सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरह सुविधाओं और सहूलियतों से लैस किया जाए। अब ये कैसे होगा? इसमें बहुत सारे रोड़े हैं, लेकिन संभव है, और दुनिया कई देशों में इस तरह की स्थितियां रहीं जैसी आज हमारे पास हैं, लेकिन उनके अस्पताल जो हैं सरकारी वो बेहतरीन हैं और दुनिया के प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ वो रेस लगाते हैं। हिंदुस्तान में भी संभव है, मगर इसके लिए एक और एपिसोड की ज़रूरत है। किसी और एपिसोड में इसी पर बात करूंगा कि देश में सरकारी अस्पतालों को लेकर के क्या किया जा सकता है, कैसे उनकी सेहत और तस्वीर बदली जा सकती है, सरकार के पैसे का सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है, और हिंदुस्तान का आम आदमी इन निजी अस्पतालों के चंगुल से निकल करके एक सहूलियत का जीवन कैसे अस्पतालों के भीतर हासिल कर सकता है। अरसत में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी, सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।